अस्सलाम वालेकुम। नावल एडमायरर्स में आप सबको खुश आमदीद। हमारा नावल है यारम, जिसकी राइटर हैं सुमेरा हमीद, और हम अपने नावल की तीसरी एपिसोड पढ़ रहे हैं। तो चलें बिला ताखीर हम अपना नावल पढ़ना शुरू करते हैं। अगले दिन यूनी में वो क्लास लेकर निकली ही थी कि दादी ने बहुत वक्त निकाल कर इसे शर्फ बातचीत बख्शा। वो भी इनकी पसंद के जवाब देती रही। नहीं, नाचने गाने वाली जगहों पे नहीं जाती। हाँ, क्लब नहीं जाती। दादी हलाल गोश्त ही खाती हूँ। दादी सहूलत से मिल जाता है। जी, 2 लोग जाते हैं मुझे यूनी छोड़ने, फिर जॉब पर घर लेकर भी आते हैं। अकेली नहीं जाती दादी, बिल्कुल अकेली नहीं निकली घर से। तुम पाकिस्तान आ रही हो? पाकिस्तान? इसका सांस अटकने लगा। तो असल बात ये थी, कब खत्म हो रही है तुम्हारी पढ़ाई? क्यों, क्या करना है? तुम्हारी शादी, और क्या? क्या कह रही हैं दादी? इसने चिल्ला कर पूछा। शादी? दादी इससे ज्यादा चिल्लाई। आप बोल क्यों नहीं रही दादी? मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। बोल तो रही हूँ। हमाद देखो, इसकी तस्वीर तो आ रही है, इसे मेरी आवाज क्यों नहीं जा रही? हमारी आवाज आ रही है, मैं तुम्हें नजर आ रहा हूँ। दादी बोले ना, कहाँ गई? मेरा लेक्चर है। अच्छा, मैं जा रही हूँ। वो स्काइप से लॉग ऑफ हो गई और लफ्ज शादी इसके कानों में साए साए करने लगा। तुम्हारा रंग पीला पड़ रहा है, अमरहा करीब से गुजरती जमीका ने राय जनी की। इन द मेमोरी ऑफ कैटी कैट। ये जो बोर्ड था अमरहा की क्लास फेलो लोरेन की पुश्त पर जंजीर से झूल रहा था। रात इसकी बिल्ली का इंतकाल हो चुका था और आज वो सोग मना रही थी। इसने काली शर्ट और स्कर्ट पहन रखी थी और बाल ब्रश नहीं किए थे, मुंह भी नहीं धोया था। रो रो कर इसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी और इसने रात से कुछ नहीं खाया था। ये भी नजर आ रहा था। अमरहा इसके पास गई इसकी बिल्ली का अफसोस करने। जिंदगी में पहली बार वो किसी जानवर के मरने का अफसोस कर रही थी और काफी मुश्किल से हंसी रोक कर रही थी। कैसे मरी बेचारी बिल्ली? ऐसे न कहो, वो बेचारी नहीं थी, बहुत बहादुर थी प्रिंसेस। ओ, प्रिंसेस कैटी कैसे मर गई लोरेन? गम की शिद्दत से भरपूर लोरेन बेकाबू हो गई। आंखें टिश्यू में छुपा ली और एक हाथ से इशारा करके बताया कि इसकी मौत के बारे में न पूछा जाए, इसे बहुत तकलीफ होती है। अमरहा आंखें पिटपिटा कर इसे देखती रही। बिल्ली की याद में दोनों हाथ गोद में रख लिए। अब सच ये था, अमरहा को दूर के अजीजों के वफात पर रोना नहीं आया था। अब लोरेन का साथ देने के लिए कैसे रो लेती? और लोरेन की जान पर आखिर क्या मुसीबत टूट पड़ी कि एक बिल्ली के लिए ऐसे जान हलकान कर रही थी। बाकी सब संजीदगी से कैटी प्रिंसेस का अफसोस करते जाते रहे। एक अमरहा ही इस बेचारी लोरेन का दुख नहीं समझ पा रही थी। कुछ लोग लोरेन जैसे हसास थे कि बिल्ली के लिए आंसू बहा रहे थे, और कुछ कारल जैसे इंसानों को ही 8-8 आंसू रुला रहे थे। अमरहा जॉब से वापस आ रही थी। वो बस में बैठी थी। रात का वक्त था, बस तकरीबन खाली ही थी। हाय डी क्वीन, कारल की आवाज इसकी नशिस्त की दूसरी तरफ की रो की नशिस्त से आई। इसने हुड पहन रखा था और हुड कैप से सर को पेशानी तक छुपा रखा था। अमरहा अपने चेहरे पर बेजारी ले आई, जो दादी इसे देखकर अपने चेहरे पर ले आती थी। अब वो समझी दादी का कसूर नहीं था। जिस लोगों को देखकर ऐसे ही मुंह बन जाया करते हैं। आज की रात खौफनाक ख्वाब देखकर गुजरने वाली थी। रात के इस वक्त इसे जो देख लिया था, वो और आलियान साइकिल का इस्तेमाल ज्यादा करते थे। खुदा जाने आज वो बस में क्यों सवार था। तुम मुझे बहुत बुरी तरह से नजरअंदाज कर रही हो। आखिर को हम यूनी फेलो हैं, फिर मेरे तुम पर कितने एहसानात भी हैं। खास कर अगर वो मैं हार्ड रॉक में डिस्क न चलाता तो सोचो, आलियान जैसा बोर इंसान तुम्हारा सर खा रहा होता और तुम मुझ जैसे सुपर हीरो सुपर फास्ट बंदे से महरूम हो जाती। कितनी बदकिस्मत होगी वो लड़की जिसका ये हीरो होगा, यानी शोहर। बेचारी ने ऐसे मजाक में कोई बात कह दी और कारल ने इसका बदला लेने के लिए इसे छत से उल्टा लटका दिया या फ्रिज में बंद कर दिया, वरना लॉन्ड्री मशीन में ठोस कर घुमा दिया, और नहीं तो गरीब का एक आध कान ही काट लिया। अमरहा सोचती रही और खिड़की से बाहर देखती रही। आज सिर्फ तुम्हारे लिए मैं बस में सवार हुआ हूँ। अमरहा ने जरा सी गर्दन मोड़ कर इसकी तरफ देखा।
मुस्कुराहट इसकी आंखों में चमक रही थी। अमरहा को खौफ सा आया, ये यहाँ क्या कर रहा है? बस के किराए में मैं अपने पॉइंट्स ज़ाया नहीं करता। वो उठकर खड़ा हो गया और इसकी नशिस्त के पास आ गया। जो 2 पाउंड तुमने मुझे दिए थे, इनमें कुछ और मिलाकर मैं ये ले आया हूँ। इसने वो हाथ जो हुड की पॉकेट में था निकाला और छन से एक हथकड़ी निकाल कर सामने ले आया। पलक झपकने की देर थी, कारल ने इसके हाथ जो अगली नशिस्त की पुश्त के गोल रॉड पर रखा था, मैं हथकड़ी डालकर रॉड के साथ लॉक कर दिया। अमरहा दंग रह गई। इसने हथकड़ी को झटका दिया। कारल, क्या बदतमीजी है ये? वक्त तुम्हें जिंदा रखे आलियान, बहारें तुम पर फिदा हो जाएं, वो तुमसे जुदा होने पर नाला रहें। किस्मत का कलम अगर तुम्हारे लिए कोई दुख लिखने का इरादा रखता है तो मैं दुआ करती हूँ कि ऐसा करने से पहले किस्मत की याददाश्त खो जाए और वो तुम्हारे नाम दुख लिखना भूल जाए। जो दरवाज़ा खुलता है वो बंद भी होता है। तुम पर कभी बंद दरवाज़ों पर दस्तक देने की नौबत ना आए। रहमतों के दरवाजे तुम पर खुलें और इन्हें कभी बंद होने का हुक्म न मिले और तुम्हारी जान में आबे हयात हलूल कर जाए। पूरे चांद के आसमान और चुनमुन सितारों से सजी रात में वो खिड़की के पास खड़ी अपने हाथ से बनाए कार्ड पर लिख दी गई इन दुआओं को जेरे लब दोहरा रही थी। बार बार वो इनमें मजीद दुआओं का इजाफा कर रही थी। बेसकूनी के साए अंधे और बहरे हो जाएं, तुम तक आने के लिए इन्हें कोई राह दिखाई और सुझाई ना दे। वो खिड़की में काफी देर से खड़ी थी। हर आहट पर इसे लगता था बस वो आ गया है, जबकि 12 बजने में काफी वक्त था और वो वक्त से 10 मिनट पहले आ गया था। हेल्प! वो बड़े आराम से उठा और इसकी तरफ आया। अमरहा की किस्मत खराब कि वो पतली गली नुमा सड़क बंद थी और इसके आगे से होकर नहीं जा सकती थी। हेल्प! हेल्प! साथ इसने बैग में से फोन निकालना चाहा, लेकिन हाथों में इस बुरी तरह कपकपाहट थी कि बैग की जिप भी नहीं खोल सकी। वो बंद गली के आखिरी दीवार के साथ चिपक कर खड़ी थी और वो बड़े मजे से इसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था। अब अगर तुम्हारी आवाज निकली तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। खुदाया, ए अल्लाह! अमरहा ने बुलंद आवाज से कहा। वो बस बेहोश हो जाने को थी। अल्लाह! वो इस्तेहज़ाइया हंसा। दीवार का सहारा लेना अमरहा के लिए मुहाल हो रहा था। वो बस गिर जाने को थी। क्या हो रहा है यहाँ? एक तेज टॉर्च की रोशनी गली में चमकी। मास्क मैन तेजी से भाग गया। टॉर्च वाला गली के इस हिस्से की तरफ आया जिस तरफ अमरहा थी। खौफ और तकलीफ की वजह से अमरहा को ठीक से देखने और समझने में वक्त लगा। ओ खुदाया, क्या होता रहा है यहाँ? वो अमरहा को देखकर बुरी तरह चौंका। अमरहा नीचे बैठ गई। इसके लिए खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। तुम ठीक हो? वो घुटनों के बल इसके करीब बैठ गया। अमरहा ने खौफ से ही इसे भी देखा और उठने की कोशिश की। ठहरो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। आदमी जल्दी से गया और पानी की बोतल ले आया। लो ये पियो और अपनी सांसें दुरुस्त करो, पुरसुकून हो जाओ। मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। अमरहा हाथ से पसीना साफ करने लगी। इसकी सांसें काबू में ही नहीं आ रही थी। इस तरफ साथ ही मेरा स्टोर है। मैं कूड़ादान में कूड़ा डालने आया था तो मुझे हेल्प की आवाज आई। तुम मेरे स्टोर में चलकर बैठ सकती हो। आओ मेरे साथ, मैं पुलिस को फोन भी करता हूँ। नहीं, पुलिस रहने दे। क्या आप मुझे टैक्सी में बिठा सकते हैं? रुको लड़की, तुम ऐसे नहीं जा सकती। तुम गैर मुल्की हो। तुम्हारे साथ मैनचेस्टर में ये सलूक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जो हम खुद अपने साथ बर्दाश्त नहीं करते। आओ मेरे साथ। वो नीम बूढ़ा आदमी आगे आगे चलने लगा। अमरहा को नाचार इसके साथ जाना पड़ा। थोड़े ही फासले पर इसका स्टोर था। कोहनी से ऊपर इसके दाएं बाजू में काफी तकलीफ थी। वो जगह खून से गीली हो रही थी। तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई? नहीं, मैं ठीक हूँ। इसे मेरा बैग चाहिए था बस। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। अमरहा ने सारा वाकया बता दिया। आप पहचानती हैं इसे? पुलिसमैन पूछ रहा था। वो मास्क में था। आवाज? नहीं जानती इसे, आवाज भी नहीं। आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं। अक्सर ऐसे स्टूडेंट मजाक करते हैं। नहीं, वो यूनि स्टूडेंट तो नहीं लगता था। इसे मेरा बैग चाहिए था। क्या इसने मांगा था या छीना था? मांगा था। मैंने नहीं दिया तो मुझे गिरा दिया इसने। इसके हाथ में चाकू देखकर भी आपने इसे देने से इनकार कर दिया, जिसमें सिर्फ 20 पाउंड थे। आपको डर नहीं लगा? बौखलाहट में मैंने इनकार कर दिया। सब कुछ एकदम से हुआ। पुलिस की ही गाड़ी इसे घर छोड़ गई। घर आकर इसने बाजू का हाल देखा। गहरे रंगों की वजह से खून नजर नहीं आया था।
फर्स्ट एड बॉक्स किचन से लाकर इसने बड़ी मुश्किल से बाएं हाथ से दाएं हाथ की पट्टी की। फर्स्ट एड बॉक्स में कोई एंटीबायोटिक नहीं थी और इससे बाजू पर काफी तकलीफ हो रही थी। गर्म दूध में हल्दी डालकर इसने पी ली और कमरे में गुमसुम बैठ गई। खामोश, बिल्कुल चुप। मैं एक बहादुर लड़की हूँ। बहुत देर खामोश रहने के बाद इसने खुद से कहा, मेरे बाजू में तकलीफ है लेकिन मैं इसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। मुझे रोना आ रहा है लेकिन मैं रोऊंगी नहीं। मैं खौफजदा हूँ लेकिन मैं अपने खौफ पर काबू पा लूंगी। अमल का रद्द अमल है, मैं इसे अपने अमल से बदल दूंगी। मैं इसे ठीक कर लूंगी। मुझे डरना नहीं चाहिए। मैं अकेली हूँ लेकिन अकेले होने का मतलब ये नहीं कि बुज़दिल या कमजोर बन जाया जाए। वीरा सुबह के करीब घर आई थी। आलियान के क्लास फेलोज और हॉलमेट्स ने इसके लिए बर्थडे पार्टी का इंतजाम किया था। वीरा वहीं थी रात पर। रूसी धुन की सीटी बजाती जब वीरा अपने कमरे में चली गई तो अमरहा ने उठकर अपने बैग में से कार्ड्स निकालकर अलमारी में रखे। बॉक्स में रखा फूल तो इसने मसल कर ऑक्सफोर्ड रोड पर ही फेंक दिया था। अगर वो फूल आलियान को दे भी देती तो क्या वो ले लेता तो चलते चलते कहीं भी फेंक देता। वो तो रात भर मजे से पार्टी करता रहा था। अमरहा भी मैनचेस्टर में मौजूद है, वो तो ये भी भूल चुका था। कभी वो इसकी दोस्त रही थी, इस कभी के लिए ही वो इसे पार्टी में बुला लेता। अमरहा शू स्टोर पर सारा वक्त इस पार्टी के बारे में ही सोचती रही थी। घिसी हुई 3 जीन्स की पैंटों में से कोई एक इसने पहनी होगी, शायद हल्के मीठे मीठे नीले रंग की, और यूनिफॉर्म की तरह जानी जाने वाली कई बार इस्तेमाल की जाने वाली चंद मखसूस टी शर्ट्स में से कोई एक, शायद काली, जिसकी पुश्त पर मोटे तनावर दरख्त की सिर्फ जड़ें सुरमई रंग में फैली पड़ी थी और जो आलियान को बहुत पसंद थी, या शायद नीली पर सफेद, वही सफेद जिसके फ्रंट पर सर्च में लिखा था। आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ढूंढ लिया जाए तुम में से? जिन्हें कुछ ढूंढना होगा वो क्या क्यों तो नहीं पूछेंगे ना, वो तो बस कर गुजरेंगे। क्या कर गुजरेंगे? वो खामोशी से इसे देखता रहा, फिर बोला, तुम नहीं समझोगी। और वो नहीं समझी थी। ठीक कहा था इसने। इसके पास घिसे हुए और पुराने कपड़े ही थे। ये मैंने 4 साल पहले ली थी, ये 3 साल पहले। ये जूते यूनान, जर्मनी और फ्रांस तक जा चुके हैं। अभी भी देख लो कितने उजले हैं और मजबूत भी। इनके साथ मजीद 3-4 टूर्स किए जा सकते हैं। तुम काफी कंजूस हो। पुरानी शर्ट्स तुम खुद ही तराश खराश लेते हो या जोजो को दे देते हो, और वो फ्रांस की कदीमो जदीद तजर्दी आर्ट तुम्हारी शर्ट्स पर बना देती है। मुझे तो इसकी बनाई अलामतों से बगावत की बू आई। हाँ, बाकी ही है। इसके आर्ट से बनी शर्ट्स जब मैं पहनता हूँ तो इसे बहुत से ऑर्डर मिलते हैं, इसलिए तो वो इतनी अमीर है। मैं तो इसका चलता फिरता मॉडल हूँ। और मैं कंजूस बिल्कुल नहीं हूँ, सिर्फ फजूल खर्च नहीं हूँ। मेरे इस क्रॉस बैग को देखो, बताओ ये कितना पुराना है? कम से कम 10 साल पुराना, अमरहा ने चिढ़ कर कहा। हाँ, नहीं, ये यूनिक के पहले दिन से मेरे साथ है। चंद एक बार फट चुका है, लेकिन मैं इसे सिलाई कर लेता हूँ, धो देता हूँ। मैं एक यूनी स्टूडेंट हूँ, मॉडल नहीं जो नित नए कपड़े पहनकर ही यूनी आ सकता है। बस ये बैग, ये जूते और कपड़े सिर्फ इस्तेमाल की चीजें हैं। इन्हें चीजें ही रहने देना चाहिए, जुनून नहीं बना लेना चाहिए। इंसानी तरक्की का राज इनसे है, ना ये तरक्की के रजाकार हैं। इनके लिए पागल होना पागलपन है। एक साल में तुम कितनी खरीदारी करते हो? बहुत कम जरूरत पड़ती है। मामा, मॉर्गन और शार्लेट क्रिसमस पे गिफ्ट दे देती हैं। कुछ दोस्त जो मोटे हो जाते हैं या इनकी वार्डरोब में मजीद कपड़ों के लिए जगह नहीं बचती, वो कम कीमत पर नीलामी कर देते हैं। अगर बहुत ज़रूरत हो तो मैं और कॉरल वो ले लेते हैं। तो तुम पैसों को क्या करते हो? इसको हैरत थी, मामा मेहर के बेटे की ये हालत थी। वो जॉब भी तो करता है। वेल, ये एक राज है। तुम्हारे पापा क्या बहुत अमीर हैं? तुम कितने नित नए कपड़े बदलती हो? यूनी के पहले दिन जो तुमने लिबास पहना था वो मैंने दोबारा नहीं देखा। वो गर्मियों के लिए था। गर्मी आएगी तो दोबारा इस्तेमाल करूंगी। अमरहा झूठ बोल रही थी। अपना वो सूट वो अनओन को दे चुकी थी, क्योंकि अमरहा को वो अचानक से बुरा लगने लगा था। अपनी तरफ से इतनी कफायत के बावजूद वो हर महीने अपने स्टोर से कम कीमत पर 2 जोड़े जूतों के जरूर ले लेती थी। काफी सारी जीन्स ले चुकी थी, टॉप भी, गर्म कोट, जैकेट्स और बैग्स, दस्ताने तो इत्तेफाक से इसके पास इतने हो चुके थे, इन्हें काट कर सी कर एक नया स्वेटर बन सकता था।
इसे दस्तानों की लिबास के साथ मैचिंग का इतना खबत हो गया था, और पाकिस्तान से जो वो गर्म कपड़े लाई थी, इनके साथ दस्ताने मैचिंग करते करते बस ही हो गई। अमरहा आलियान की शर्ट्स को उंगलियों पर गिन सकती थी, और गिन रही थी तो इसने पहले जोजो की तजर्दी आर्ट से सजी शर्ट पहनी होगी ब्लैक जीन्स पर। इसने फूंक मारी होगी और केक काटा होगा और कारल के मुंह में डाला होगा। शायद केक कारल ने ही काट लिया हो और मोमबत्तियों की जगह कोई रॉकेट फिट कर दिया हो, और केक आलियान के मुंह में डालने की बजाय मुंह पर थोप दिया हो। साथ साथ इन खुबारों को फोड़ा गया हो जिनमें कारल ने पटाखे भरे होंगे, जो जमीन पर गिरते खुद ब खुद फूटने लगते हैं। कान फाड़ देने वाली आवाजों के साथ पटाखों के गिरते ही सब चीखें मारते इधर उधर भागे होंगे, खास कर लड़कियां। और फिर तेज म्यूजिक लगाया गया होगा, सब साथ एक आवाज में गाते होंगे, इट्स माई फ्रेंड्स बर्थडे, सो डांस बडी डांस डांस। आलियान के गिर्द उन्होंने गोल दायरा बना लिया होगा। एक दूसरे की कमर में हाथ डाले वो शाने दाएं बाएं लगाते झूमते जाते होंगे, इट्स माई फ्रेंड्स बर्थडे, सो आई एम डांसिंग। अमरहा गुमसुम हालत से चौंकी, इट्स माई फ्रेंड्स बर्थडे, सो आई एम प्रेइंग। अमरहा ने आंखें बंद करके इसके लिए दुआ की। अगली सुबह वो यूनी न जा सकी, देर से सोकर उठी, इसे बुखार हो रहा था। पहले डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को बताया कि हादसाती तौर पर वो अपना एक बाजू एक लोहे की सलाख से जख्मी कर बैठी है। इसके जख्म में सोजन थी बहुत, और इसके लिए बाजू को हरकत देना मुश्किल था। इसे हर हाल में यूनी जाना था, लेकिन इसका बुखार बढ़ रहा था, इससे चला भी नहीं जा रहा था। वो आधे रास्ते से ही घर वापस आ गई। तेज धार चाकू इसकी खाल में घुसा था। जख्म ताज़ा था तो इतनी तकलीफ नहीं थी, लेकिन अब तो इसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। वो घर आकर सो गई। इसे इतना तेज बुखार होगा कि वो मदहोशी में बड़बड़ाने लगी। साधना रात इसके कमरे में ही सोई, और जब अगली सुबह वो इसे सूप पिला रही थी तो वो तजब्जुब से अमरहा को देखने लगी। अगर ये सूप तुमने पीना है तो पी लो, प्लीज मुझे ऐसे न देखो। अमरहा ने मजाक किया, तुम्हारे और आलियान के दरमियान कुछ हुआ है? कुछ क्या, कुछ भी नहीं। दाएं बाजू की तकलीफ पूरे जिस्म में दौड़ गई। वीरा आलियान की बर्थडे पार्टी में गई, तुम क्यों नहीं गई? तुम्हें तो मालूम है ये लोग कैसी कैसी शरारतें करते हैं पार्टी में। दादा ने मना कर दिया। तुम्हारे और इसके दरमियान कोई नाराजगी है? पहले तो तुम इसकी काफी बातें कर लिया करती थी मेरे साथ। नहीं, वो मसरूफ होता है बहुत। इसके और दोस्त भी तो हैं, मैं इसके लिए इतनी अहम नहीं हूँ। क्या तुम्हें यही दुख है कि तुम इसके लिए इतनी अहम नहीं? दुख नहीं, दुख क्यों होगा मुझे? तो फिर अमरहा तुम रात भर इसका नाम लेकर रोती क्यों रही हो? अमरहा खामोश साधना को देखती रही। लफ्जों को हलक से निकलने में दिक्कत दरपेश थी। मैं रोती रही हूँ इतनी ऊंची आवाज में कि मुझे कमरे से बाहर जाकर देखना पड़ा कि आवाज घर में कहाँ तक जा रही है। बुखार मेरे सर को चढ़ गया होगा। बुखार? तुम इस तरह रो रही थी कि मैं भी रोने लगी। मेरा दिल फटने लगा और मैंने प्रार्थना की कि भगवान तुम्हें सुकून दे। मैं दादा को याद कर रही होंगी। पता नहीं डॉक्टर ने कल कैसी दवा दी थी। साधना ने खिड़की के पर्दे उठा दिए। बाहर रोशन दिन निकला था। धूप चमक रही थी। मैनचेस्टर की धूप लाहौर की धूप की छोटी बहन सी, ऊपरी मन से रूठ जाने वाली सहेली सी। दुपट्टे का कोना दांतों में दबाकर दुल्हन बनी नन्ही सी बच्ची की एवे एवे शर्माहट सी, और किसी जान से प्यारे की पक्की कट्टी सी भी। और कितने दिन बीमार रहना है? वीरा उछल कर इसके बेड पर कूदी। अमरहा का जख्मी बाजू बाल बाल बचा, जिसे वो कुशन पर रखे नीम दराज सी थी। इसने वीरा को कुछ भी नहीं बताया था, बाजू के जख्म का तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा तो दिल चाहता है मैं अब बीमार ही रहूं। इसके इतने मायूसाना अंदाज पर वीरा चौंक सी गई। अमरहा, पार्टी सब दोस्तों ने मिलकर आलियान को दी थी, सरप्राइज पार्टी भी। अगर आलियान की तरफ से होती तो तुम भी वहीं होती, वो तुम्हें जरूर बुलाता। अमरहा को थोड़ा सुकून मिला। हाँ, अगर वो पार्टी का इंतजाम करता तो इसे बुलाता, लेकिन वो पार्टी शार्टी करने वालों में से नहीं था। जो कपड़ों पर पैसे जाया नहीं करता था वो पार्टी पर क्यों करेगा? तुम अपने घर पार्टी करती थी? वो इसकी सालगिरह से अगले दिन पूछ रहा था। पार्टी? अमरहा गड़बड़ा कर रह गई। जिस तरह से इसका यौम पैदाइश मशहूर हो चुका था, वो तो सिर्फ यौम स्याह या यौम दफान बुला के तौर पर ही मनाया जा सकता था। नहीं, कोई पार्टी नहीं। घर में केक काट लेती होगी दोस्तों के साथ, है ना? नहीं, आह भरकर।
اس کی بھی نوبت نہیں آئی تھی۔ دادا کے ساتھ پہلے بادشاہی مسجد جاتی تھی نفل پڑھنے، شکرانے کے۔ دادا کہتے تھے اپنی پیدائش کے دن زیادہ عبادت کرنی چاہیے، خدا کو بتانا چاہیے کہ ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں بنایا اور کس قدر پیار سے بنایا، ہمارے لیے نبی بھیجے، ہمارے لیے اپنے پیغامات آسمان سے اتارے۔ ہمیں خدا کو بتانا چاہیے کہ ہم خوش ہیں کہ ہمارے لا وجود کو وہ وجود میں لانے کے لیے راضی ہوا۔ گڈ۔ پھر آلیان متاثر نظر آنے لگا۔ پھر مجھے وہ اپنی پسند کا گفٹ دے دیتے اور اپنی پسند کے پارک لے جاتے اور رات میں میری ہی پسند کے ہوٹل میں کھانا کھلا دیتے۔ امرا کو یہ بتاتے ہوئے ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ یہ نہ پوچھ لے کہ ہر جگہ دادا ہی کیوں۔ میں متاثر ہوں امرا، اور تم کیا کرتے ہو؟ کرتا تو نہیں ہوں لیکن کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے دونوں آنکھیں میچ کر پھر انہیں کھول کر کہا اور مسٹری سے مسکرانے لگا۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میری سالگرہ ہو میں سپر مین بن جایا کروں، بے شک صرف 1 گھنٹے کے لیے، اور مما کو اڑا کے اپنے ساتھ لے جایا کروں، دور بہت دور، بادل کے ایک ٹکڑے پر۔ تیز ہوا موم بتی کو بجھا دے، میں اور ماما مل کر کیک کاٹے، یا پھر میں انہیں وکٹوریا فال لے اڑوں، گرتے ہوئے پانیوں کی بوچھاڑ کے دوران کسی اونچی نوکیلی چٹان کے کنارے پانی کے پردے کے بس اتنے قریب کہ ہاتھ بڑھا کر ہاتھ گیلے کر لو۔ ننھی منی بوندیں میرے کیک کو گیلا کر رہی ہوں۔ کبھی میں پیٹر کے مجسمے کو احترام سے اٹھا کر اس کی کشتی سے نیچے رکھوں اور اس کی کشتی کو سمندر میں لے جاؤں، اور میں خوفزدہ ہو رہی ہوں آلیان۔ اگر وہ سپر مین نہیں بنا تو امرا کو ڈر تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح یہ سب کر لے گا۔ اس کے خواب کیسے بڑے بڑے تھے، اس کے بڑے بڑے بادل کے ٹکڑے پر جا کر کیک کاٹنا۔ شکر ہے اس نے آتش فشاں کے اندر جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا۔ ویرا اپنے کمرے سے گٹار لے آئی تھی اور اسے کوئی روسی نظم سنانے لگی تھی۔ گاتے ہوئے وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ کوئی بھی اس پہ نثار ہو سکتا تھا، لیکن امرا کا کوئی ارادہ نہیں تھا اس پہ نثار ہونے کا۔ بھلا اسے کیا ضرورت تھی اتنی پیاری فراک پہن کے آلیان کے پیچھے سائیکل پر بیٹھنے کی؟ مجھے یہ شک سا کیوں ہے کہ تم مجھے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی ہو؟ ویرا نے درمیان میں رک کر پوچھا۔ تم اتنی پیاری لگ رہی ہو، دل چاہ رہا ہے تمہیں کھا جاؤں۔ اب امرا یہ تو نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں تمہیں کھا جانا چاہتی ہوں۔ وہ پیار سے کھا جانے والا انداز تو نہیں ہے۔ ویرا نے دوسرا روسی گانا گاتے ہوئے کہا۔ این اون اور سادنا بھی اس کے کمرے میں آ گئی، بعد ازاں لیڈی مہر بھی۔ اس کی اتنی سی بیماری پر وہ کیسے کیسے اس کا دل بہلا رہے تھے۔ وہ کوئی دنیا جہان کی دولت نہیں لٹا رہے تھے، اس پر صرف ذرا سی توجہ ہی دے رہے تھے، اور یقین جانے ہر بیمار کو بیماری میں ذرا سی توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ شام کو سائی اس کی خیریت معلوم کرنے آیا تھا۔ امرا نے اسے فون کر کے سب بتا دیا تھا۔ وہ اس کے لیے پھول لایا تھا۔ تم اس واقعے کے بارے میں کسی سے بات نہ کرنا سائی۔ ظاہر ہے ایسا ہی کروں گا، لیکن تم اس کے پاس ضرور جانا۔ کیا مجھے جانا چاہیے؟ ہاں بالکل، تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں، مجھے اس کے پاس جانا تو تھا ہی اس کے پاس، اسی لیے میں نے پولیس سے جھوٹ بولا۔ بس ٹھیک ہے، تم نے ٹھیک کیا۔ تم چیزوں کو بہتر انداز میں سوچ رہی ہو۔ مجھے یہی سب کرنا تھا سائی، ورنہ بات بہت بگڑ جائے گی۔ صحت یابی کی دوائیں دیتا سائی چلا گیا، لیکن صرف کمرے سے۔ نشست گاہ میں لیڈی مہر سے اس کی مڈ بھیڑ ہو گئی تھی، اور وہ نہ جانے انہیں کون کون سی کہانیاں سنا رہا تھا کہ وہ ہنس ہنس کر بحال ہو رہی تھی۔ تمہاری یونی میں کتنے مزے مزے کے لوگ پڑھتے ہیں۔ سادنا اس کے لیے رات کا کھانا لائی تو ہنسی کو کنٹرول کرتے ہوئے بولی۔ تمہیں سائی اچھا لگا؟ ہاں بہت۔ وہ یونی کے ابتدائی دنوں کی باتیں کر رہا تھا۔ سادنا، کیا تم آسمان کے ساتھ الٹا لٹکنا چاہتی ہو؟ اگر ہاں تو تم آلیان کو فون کرو اور کہو تمہاری ملاقات کارل سے کروا دے۔ میں شرط لگاتی ہوں تم اس طرح دوبارہ کبھی ہنس نہیں پاؤ گی۔ نہیں، مجھے کارل نہیں چاہیے، وہ تمہیں ہی مبارک ہو۔ شکر کرو تمہاری باتیں سن کر میں نے خوفزدہ ہو کر مانچسٹر نہیں چھوڑ دیا۔ دادا بھی شکر کریں گے میں نے اس سے خوفزدہ ہو کر دنیا نہیں چھوڑ دی۔ کاش آج کل میں ہی وہ مرنے شرنے والا ہو، آمین۔ اپنی کلاس لینے کے بعد وہ پال کے ڈپارٹمنٹ آ گئی تھی اور اس کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے پال۔ وہ اپنی کلاس سے باہر نکلا۔ امرا تیزی سے اس کی طرف گئی، اس کے دوست بھی اس کے ساتھ تھے۔
میرے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ اسے جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ میں سب کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتی، امرہا نے بہت مضبوط لہجے میں کہا۔ مجھے اس سے دلچسپی نہیں تم کیا چاہتے ہو۔ تمہیں اس رات والے واقعے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے؟ تمہیں اپنی بکواس سنانے کے لیے میں ہی ملا تھا۔ وہ بھڑکنے کی ناکام اداکاری کرنے لگا۔ میرے بازو پر زخم ابھی بھی تازہ ہے۔ اگر تم اپنے دوستوں کے سامنے بات کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ میرا خیال تھا یہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ پال اپنے دوستوں سے الگ ہو کر چلنے لگا۔ امرہا اس کے پیچھے ہی تھی۔ دونوں ڈپارٹمنٹ سے باہر نکل آئے تو امرہا اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ تم مجھے تھپڑ مار سکتے ہو، میں تمہیں پھر سے بتاؤں، تم اسی وقت مجھے سب کے سامنے تھپڑ مار سکتے ہو۔ ایک نہیں، جتنے جی چاہے مار سکتے ہو، میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ امرہا نے اتنی سنجیدگی اور متانت سے کہا کہ وہ کچھ بول ہی نہیں سکا۔ اور اگر تم نے اکیلے میں مارنے ہیں تو بھی تم مجھے برا بلا کہہ سکتے ہو، گالیاں دے سکتے ہو، سب کر سکتے ہو، لیکن اپنے لیے تمہیں قانون کو ہاتھ میں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں اپنا کیریئر، اپنی تعلیم داؤ پر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم سپورٹس پرسن ہو، یونی کے لیے میڈل جیت کر لائے ہو، ہیرو ہو یونی کے، لیکن اخبارات، میڈیا لمحوں میں تمہیں ہیرو سے زیرو بنا دے گا۔ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ وہ ہنسا۔ ہاں سنو، میری بات مکمل ہونے دو۔ اس رات اس آدمی نے میرے منع کرنے کے باوجود پولیس کو بلا لیا تھا۔ میں نے ان سے جھوٹ بول دیا تھا۔ صبح پولیس کا فون آیا تھا، انہوں نے مین روڈ پر لگے کیمروں سے تمہاری فوٹیج حاصل کر لی ہے، جس میں تم میرا بازو گھسیٹ کر گلی کے اندر لے جا رہے تھے۔ انہوں نے تمہارا قد کاٹ سب نوٹ کر لیا ہے۔ میں انہیں بتا سکتی تھی پال کہ یہ تم ہو۔ تم نے ہاتھوں میں جس دستانے پہن رکھے تھے وہ بھی تمہارے بائیں ہاتھ کی 6 انگلیوں کو چھپانے میں ناکام تھے۔ اگر میں پولیس سے کہوں تو وہ ضرور باریک بینی سے اس معاملے کو دیکھیں گے۔ مزید اگر تمہارے چاقو سے بنا یہ زخم میں نے پولیس کو دکھا دیا تو تم جانتے ہو یہ صرف ہراساں کرنے کا کیس نہیں رہے گا، تمہیں یونی سے نکال دیا جائے گا، کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ تم نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا ہے، تمہارا کریئر ختم۔ وہ اسے گھور رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے تمہاری شکل سے۔ کیا تمہارے پاس اس نفرت کی وجہ ہے؟ ایک تھپڑ نہ، اور میرا مسلمان ہونا۔ تم 100 تھپڑ مجھے مار لو، مگر ایسے خود کو کرمنل مت بناؤ۔ تم ہر طرح سے اپنا غصہ مجھ پر نکال سکتے ہو۔ تم غلط جگہ اپنا لیکچر دینے کا شوق پورا کر رہی ہو۔ اگلی بار مجھے نقصان پہنچانا چاہو تو اتنا خیال رکھنا کہ تمہیں نقصان نہ پہنچے۔ تمہیں میرے نقصان کی اتنی فکر کیوں ہے؟ وہ استہزائیہ ہنسا۔ کیونکہ اب تم مجھے انسان ہونے کی حیثیت سے نہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہو۔ تو ٹھیک ہے، ایک مسلمان تمہارے اس حملے کو درگزر کرتا ہے۔ میں چاہوں تو اسی وقت تمہیں پولیس کو پکڑوا سکتی ہوں۔ تم پر جرم ثابت ہو جائے گا، تم یونٹ سے باہر ہو گئے تو ایک مسلمان، ایک اسلام کو ماننے والا تمہارا کیریئر، تمہاری نیک نامی بچا رہا ہے، تمہارے حملے کو درگزر کر رہا ہے۔ تم نے اسلام کو لے کر وہ سب کیوں کہا میں نہیں جانتی، لیکن اب تم یہ جان لو تمہارے ساتھ ایسا کرنے کے لیے میرا مذہب کہہ رہا ہے۔ تم اسلام سے نفرت کرتے ہو شاید، لیکن اسلام کا پیروکار نہ تم سے نفرت کرتا ہے اور نہ تمہارے مذہب سے، اور نہ ہی کرے گا۔ مجھے نفرت کا درس نہیں دیتا میرا مذہب۔ تم کسی بھی وقت میرے منہ پر آ کر تھپڑ مار سکتے ہو، اس کے لیے تمہیں خود کو خطرے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں یہاں پڑھنے آتی ہوں، اور تم بھی۔ اگر ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کر سکتے تو ہمیں ایک دوسرے کا احترام ضرور کرنا چاہیے، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو غیر جانبدار ہو جانا چاہیے۔ خاموش ہو کر الگ ہو جانا بہت سے مسائل حل کر دیتا ہے۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، وہ سختی سے بولا۔ ٹھیک ہے، تمہیں میری شکل نظر نہیں آئے گی، امرہا کہہ کر آ گئی۔ اسلام گالی کا جواب گالی نہیں ہے، اسلام اینٹ کا جواب برداشت ہے۔ اینٹ کا جواب برداشت اور حکمت وہ پال کو دے آئی تھی، اور اسے امید تھی سب اچھا ہی ہوگا، کیونکہ حکمت کبھی مضر نہیں ہوتی۔ رات کو لیڈی مہر نے ان سب کو نشست گاہ میں ایک ساتھ بلایا۔ میں تم سب سے ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں، انسانیت کے ناطے، اور ان سب سے کہیں بڑھ کر ایک ماں کی محبت کے ناطے۔ تم سب مجھ سے وعدہ کرو کہ اگر کوئی میرے بارے میں، اس گھر اور میرے بچوں کے بارے میں تم سے کچھ بھی پوچھے گا تو تم ایک لفظ بھی نہیں بتاؤ گی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ ویرا نے پوچھا۔ میں تفصیلات نہیں بتا سکتی۔ تم چاروں پوری ایمانداری سے مجھ سے وعدہ کرو کہ کوئی کسی بھی طرح کی معلومات تم سے لینا چاہے گا تو مجھے بتاؤ گی۔ تمہارے سامنے کسی کا نام لیا جائے یا کسی کی شکل و صورت کے بارے میں پوچھا جائے
तुम ने एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालना। ये सब मैं अपने बच्चों के फायदे के लिए कर रही हूँ। मैं बहुत मुश्किल से इन्हें जिंदगी की तरफ लाई हूँ। मैं इनके दिलों के हाल जानती हूँ। इन पर क्या गुजरती रही है मुझसे ज्यादा कौन जानेगा। इसलिए एक माँ तुम सब से दरख्वास्त करती है कि हद से ज्यादा एहतियात की जाए और अगर कोई कुछ पूछे तो फौरन पुलिस को फोन किया जाए। साधना के साथ चंद दिन पहले यही हुआ था, लेकिन साधना ने अक्लमंदी का मुजाहिरा किया और आकर मुझे बता दिया। इन सब ने बड़ी मोहब्बत के साथ लेडी मेहर को वादा दे दिया। अमरहा कई दिनों से देख रही थी कि वो कुछ परेशान सी रहती हैं। इसने पूछा तो उन्होंने इतना ही कहा कि यह बहुत जाती सा मसला है, वो नहीं बता सकती। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए नॉवल एडमायरर्स को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।